नमस्कार दोस्तों, आशा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जिस तरह से हमारी कक्षाएं चल रही थी इतिहास की, आज तीसरी क्लास है। सबसे पहले हमने देखा सामान्य परिचय, उसके बाद हमने देखा प्राचीन भारत। आप ये इंडेक्स देख सकते हैं, यहाँ पे प्राचीन भारत है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, वहाँ जनपद काल, मगध का उत्कर्ष, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। प्राचीन भारत हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार हमारे चैनल पे जाके इतिहास के प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम दूसरा चैप्टर कवर करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि आशा स्टडी पॉइंट हमेशा से कम समय में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल कराने के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता ये प्राचीन भारत का बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, जिसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसको सबसे पहले कहा गया सुविकसित कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य के औजार का उपयोग किया जाता था। इस सभ्यता में लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, ऐसा मिलता है हमें किताबों में, और ये सत्य है। नगर शहरों में रहने वाली सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम विश्व की सुव्यवस्थित सभ्यता कही जाती है। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किन किन हेडिंग्स में हम कर सकते हैं। नामकरण, सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार, नगर नियोजन। सबसे पहले देखते हैं नामकरण। हड़प्पा सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभिक वर्षों के उत्खनन के आधार पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे पाई जाने वाली सभ्यता है। सैंधव सभ्यता कहते हैं, सेमी है, सिंधु हो या सैंधव सभ्यता हो। उसके बाद इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल जो रावी नदी के तट पर है वो हड़प्पा है, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे इंडस वैली कहा जाता है। आइए अभी हम आगे देखते हैं। इसके बाद सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तक है। सर्वाधिक पुरा स्थल भारत से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा इसके स्थान जो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, जो इस सभ्यता से संबंधित जगह है, वो मैक्सिमम भारत में मिली हुई है। इस सभ्यता के पास 1300 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। समुद्र तट से लगने वाले क्षेत्र की लंबाई है 1300 किलोमीटर। इसका क्षेत्र पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से लेके पश्चिम में सुत कांगेडोर बलूचिस्तान तक है, जो लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता है। उत्तर में मांडा J&K से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, जो लगभग 1400 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नगर नियोजन। इसके बारे में आप देखेंगे, इस सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। घर में पक्की एवं कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। किसी किसी शहर में मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क में भी खुलते थे, ऐसा भी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। कालीबंगा से अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले हैं। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों में 4 या 5 कमरे बनाए जाते थे, जिनमें रसोई घर, आंगन, शौचालय, स्नानागार एवं कुएं होते थे। ये लगभग सभी में होते थे। जिसमें 4 घर होते थे उसमें स्नानागार नहीं होते थे, बाकी 4 या 5 कमरे के मकान बनाए जाते थे। आइए अभी देखेंगे हम नेक्स्ट, इसी में नगर नियोजन में सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, जिससे हमें मैक्सिमम चीज़ें मिली हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। देखते हैं। हड़प्पा 2 खंडों में विभाजित नगर था। हड़प्पा नगर था वो 2 खंड में विभाजित था। निचला नगर कहा जाता था जो पूर्व में होता था। दुर्ग क्षेत्र कहते थे जो पश्चिम में था। दुर्ग क्षेत्र में हमें क्या मिला है, श्रमिक बस्ती 15 मकान की, तांबे गलाने की भट्टी जो 16 क्वांटिटी में मिली है, पक्की ईंट से निर्मित वृत्ताकार चबूतरे 18, जिनमें से गेहूं, जौ एवं राख के साक्ष्य मिले। ये हड़प्पा के दुर्ग क्षेत्र से हमें मिले। अगला शहर देखेंगे, मोहनजोदड़ो। ये भी शहर 2 खंडों में विभाजित था। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, धौलावीरा हो, चन्नूदड़ो हो, लोथल हो, कोई भी हो, सारे नगर 2 भाग में थे। एक दुर्ग क्षेत्र होता था, एक निचला नगर होता था, जिसमें जो उस ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे रहते थे, जिसकी जहाँ पे ज़रूरत होती थी उस क्षेत्र में वो नज़दीक बनाया जाता था। देखेंगे अभी मोहनजोदड़ो 2 खंडों में विभाजित था। दुर्ग पश्चिम में था, निचला क्षेत्र पूर्व में था। दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त महत्वपूर्ण इमारतें। मोहनजोदड़ो में 3 महत्वपूर्ण इमारत पाई जाती है। अगर आप मॉन्यूमेंट कहना चाहें तो कह सकते हैं। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, पुरोहित आवास। विशाल स्नानागार यह पक्की ईंटों से निर्मित था, जो 180 फीट मल्टीप्लाई बाय 108 फीट क्षेत्रफल का था। इसके मध्य में एक तालाब था, जिसमें जाने के लिए दक्षिण क्षेत्र से सीढ़ियाँ बनाई गई थी। विशाल अन्नागार, स्नानागार को मैं क्लियर कर दूं, स्नानागार होता है जहां स्नान करने की जगह, सामूहिक स्नान करने की जगह जो होती थी। कभी भी सामूहिक कार्यक्रम है, कुछ पूजा पाठ है या कुछ भी धार्मिक क्रिया कर्म कांड है, अगर ये सारी चीज़ें होती थी तो वहाँ पे
स्नानागार का उपयोग किया जाता था। विशाल अन्नागार, अन्नागार मतलब होता है अन्न रखने की जगह, जहाँ पे अनाज रखे जाते थे, उसका एक स्पेशल, जैसे आज के दिन में गोदाम बनाए जाते हैं रखने के लिए, सेम उसी तरह से उस समय विशाल अन्नागार था। यह 45.7 मीटर लंबा एवं 22.68 मीटर चौड़ा था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार यही है, विशाल अन्नागार, जो मोहनजोदड़ो में है। कुल 27 प्रकोष्ठ बने हुए, प्रकोष्ठ का मतलब होता है छोटे छोटे कमरे या सब सेक्शंस कह सकते हैं आप, वो पाए गए हैं। पुरोहित आवास, जहाँ पे यहाँ पे विशिष्ट लोग जो इसके उस समय के राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में कार्यरत थे, जो ओहदेदार लोग थे, उनके लिए जो आवास बनाए गए तो उसे पुरोहित आवास का नाम दिया गया। यह विशाल स्नानागार के पास ही स्थित था। इसकी लंबाई 70.1 मीटर एवं चौड़ाई 23.77 मीटर है। नेक्स्ट, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि विशाल अन्नागार किस शहर से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल स्नानागार किस से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। बाकी ये पुरोहित आवास से बहुत ज़्यादा सवाल अभी तक पूछे गए नहीं हैं, अगर पूछे जाते हैं तो आप उत्तर दे सकते हैं। चन्नूदड़ो क्यों प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वक्राकार ईंट के प्रमाण मिले हैं, गुड़िया मन के बनाने का कारखाना मिला है। चन्नूदड़ो और लोथल में एक चीज़ कॉमन है, जो गुड़िया मनके का कारखाना है वो दोनों में मिला है, लेकिन लोथल में रंगाई के कुंड भी पाए गए हैं, वो चन्नूदड़ो में नहीं पाए गए थे। लोथल, इसे लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किस शहर को कहा गया है, तो वो है लोथल। इसमें गुड़िया मन के बनाने के कारखाना एवं रंगाई के कुंड पाए गए हैं। नगर दो भागों में विभाजित था, दुर्ग एवं निचला क्षेत्र। अभी यहाँ पे देखिए कि ये आपने देखा दुर्ग और निचला क्षेत्र था, हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, चन्नूदड़ो हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो निचला क्षेत्र था वो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। प्राचीर मतलब होता दीवार, एक नगर जिसके चारों तरफ दीवार बना दी जाए और उसको एक सुरक्षा दी जाए, एक गेट दिया जाए जिससे लोग अंदर बाहर आ जा सकें, उसे प्राचीर कहते थे। वो एक है दीवार। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। मैंने आपसे कहा था कि इसमें लिखा गया है कि मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुल के गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल में मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। आगे बढ़ते हैं। निचले नगर के पूर्व में एक गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ जो पकीट से निर्मित था। इसका डायमेंशन है 218 × 36 × 3.3 मीटर। लोथल, जिसे गोदीवाड़ा कह सकते हैं या आप डॉकयार्ड कर सकते हैं, डॉकयार्ड कह सकते हैं। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ 16 जलाशय के प्रमाण मिले हैं। स्टेडियम में सूचना पट्ट के प्रमाण भी धौलावीरा से मिले हैं। कालीबंगा नगर क्षेत्र 2 खंड में था, दुर्ग एवं निचला क्षेत्र, दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। अभी आप देखिए, निचला क्षेत्र रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था, लोथल है। दोनों, दुर्ग एवं निचला क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, वो कालीबंगा है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कालीबंगा इसलिए भी फेमस है, यहाँ से पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से आयताकार अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। यहाँ से अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं। बनावली 2 खंडों में भी विभाजित था, लेकिन दुर्ग एवं निचला क्षेत्र अलग अलग नहीं था। मतलब ये भी 2 एक शहर ही था, लेकिन एक ही साथ रहते थे। ये बस एक सड़क से ही अलग होते थे, बाकी ये अलग अलग नहीं थे। मिट्टी का बना हल एक मिला हुआ है यहाँ पे बनावली में। बनावली में अगर आपको पूछा जाए कि क्या साक्ष्य मिले, तो मिट्टी का हल मिला हुआ, जो एक खिलौने के रूप में था, बहुत बड़ा हल नहीं था, छोटा सा हल था। अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। अभी हमने ये कवर कर लिया हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन में नामकरण, सीमा निर्धारण एवं क्षेत्र विस्तार, नगर नियोजन। सारी चीज़ें कवर करने के बाद अब हम हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन देखेंगे। समाज मात्र सत्तात्मक था। लोग शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजन करते थे। समाज 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, व्यापारी एवं शिल्पी, योद्धा, श्रमिक। समाज में सौंदर्य प्रसाधन के भी प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा से काजल की डिबिया एवं सफ़ेद पाउडर मिले हैं। चन्नूदड़ो से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। वस्त्र, लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो से चांदी की डिबिया में लाल रंग के कपड़े का साक्ष्य मिला है, जिससे ये पता चलता है ये लोग सूती वस्त्र भी उपयोग में लेते थे। आभूषण, लोग सोने, चांदी, तांबे एवं कांसे के साथ साथ कीमती पत्थरों, साधारण पत्थरों एवं हाथी दांत से निर्मित आभूषण पहनते थे। हड़प्पा से 6 लाइनों वाला हार मिला है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 6 लाइनों वाला हार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिला है, तो वो है हड़प्पा। प्रमुख आभूषण कौन से थे? हार, बाजूबंद, बाल पिन, अंगूठी और चूड़ियाँ। जैसे कालीबंगा से चूड़ियों के निशान मिले थे, तो इससे पता चलता है इनकी आभूषण, चूड़ियाँ भी इनके आभूषण में सम्मिलित थी। अभी आइए, यह सामाजिक जीवन था। समाधान की प्रणाली देखते हैं। मृतकों का सिर उत्तर में रखते थे और पैर दक्षिण में होता था। लोथल से कुल 20 कब्रें प्राप्त हुई हैं। लोथल से ही
युगल समाधान के प्रमाण भी मिले। युगल समाधान मतलब होता था जहाँ पे एक साथ दो लोगों को दफनाया जाता था, या ये कह सकते हैं कि पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाता था। हड़प्पा के कब्रिस्तान का नाम R37 रखा गया क्योंकि यहाँ पर 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं। 37 कब्रें प्राप्त हुई हैं कहाँ पे? R37 के नाम से जाना जाता है, ये हड़प्पा में है। एक कब्र में एक ताबूत में दफनाए जाने का प्रमाण भी मिला है। समाधान में 3 प्रकार के अंतिम संस्कार करते थे ये लोग, पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। पूर्ण समाधान में आपको बता दूं, पूर्ण समाधान होता है जहाँ पे एक आदमी मृत्यु हो गया, उसको उठा के सीधे दफना दिया जाता, तो पूर्ण समाधान होता था। आंशिक समाधान वो होता था जिसमें जिन आदमी मर गया उसको ले जाके जंगलों में डाल देते थे या किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पशु पक्षी उसकी शरीर को खा लेते थे, फिर जो हड्डियाँ या जो भी उसके बाद बचता था उसको दफनाया जाता था, वो आंशिक समाधान है। और दाह संस्कार जैसा कि हम अपने लगभग कई धर्मों में देखते हैं जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, यही यहाँ पे कहा गया है। पूर्ण समाधान मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा, आंशिक समाधान जंगल में रख देना, पशु पक्षी उसको खाने के बाद जो भी हड्डियों को दफनाने की परंपरा, दाह संस्कार मृतक को जलाने की परंपरा, दाह संस्कार। मोहनजोदड़ो से अभी तक एक भी कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले। ये महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा ऐसा जगह जहाँ से एक भी कब्रिस्तान नहीं मिला है, तो वो मोहनजोदड़ो है, ये इम्पोर्टेंट है। धार्मिक जीवन देखेंगे अभी। यहाँ पे पुरुष देवता की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सींग युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्र है जो योग मुद्रा में निर्वस्त्र एक स्थान पर बैठा हुआ है। दूसरा है देवता के दाहिनी ओर हाथी और बाघ एवं बाएं और एक गैंडा और एक महिष मतलब होता है सींग वाला बैल, तथा आसन के नीचे 2 हिरन मिले हैं। ये मातृ देवी में भी विश्वास रखते थे। इतिहासकार मार्शल एवं व्हीलर के अनुसार मातृ देवी का स्थान सर्वोपरि था। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त एक मुद्रा में एक और एक स्त्री के सिर के बल खड़ा किया गया है और उसके योनि से एक वनस्पति निकलते हुए दिखाया गया है। इससे उर्वरा की देवी की संज्ञा दी गई है। ऐसा माना जाता था कि अगर हम इस देवी की पूजा करते तो फसलें अच्छी होंगी या कृषि में तरक्की होगी। पशु पूजा भी ये लोग विश्वास करते थे। इन्होंने अपने देवी देवताओं को पशु के रूप में भी कल्पना की थी। काल्पनिक पशु। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में 3 सिर वाले पशु का चित्र एवं 3 बाघों का शरीर जुड़ा हुआ दिखाया गया है। ये एक कल्पना हो सकती है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। यज्ञ, अग्नि पूजा एवं पशु बलि धार्मिक जीवन था। यज्ञ होना ही है। अग्नि पूजा एवं पशु बलि में भी विश्वास रखते थे ये लोग। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से अग्निवेदिकाएं मिली हैं जिनसे पशुओं के हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग पशु बलि में भी विश्वास रखते थे। ये हड़प्पा सभ्यता पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे कि नहीं वहाँ के लोग, इसके बारे में अगर सवाल पूछा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ऐसा इतिहासकार का मानना है। आइए आगे बढ़ेंगे। अभी हमने देख लिया सामाजिक जीवन, समाधान की प्रणाली, धार्मिक जीवन। अब आगे बढ़ के देखते हैं आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में पशुपालन, प्रमुख पालतू पशु थे भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा इत्यादि। सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी मिली है, इससे यह पता चलता है ये लोग घोड़े से भी परिचित थे और यहाँ से ये शेर से परिचित थे, ऐसा इतिहास में पाया जाता है। कृषि, विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया गया था, ये पूरे विश्व में है और ये इनके आर्थिक जीवन का एक पार्ट भी रहा है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के निशान एवं एक ही खेत में 2 फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। बनावली से उत्तम किस्म के जौ, लोथल एवं रंगपुर से चावल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से 6 धारियों वाले जौ मिले हैं। प्रमुख फसलें गेहूँ, चावल, बाजरा, राई, सरसों, तिल, मटर, कपास। कृषि के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे उसमें प्रमुख थे हल, कुदाल, कुल्हाड़ी, हंसिया इत्यादि और छोटे मोटे उपकरण थे जिसको इसके लिए यूज़ किया जाता था। उद्योग, प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। ये सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र बनाते थे। मोहनजोदड़ो वस्त्र उद्योग का प्रमुख नगर था। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र उद्योग का प्रमुख नगर कौन सा था? वो मोहनजोदड़ो था। अन्य उद्योग क्या क्या थे यहाँ पे? मूर्ति उद्योग, धातु उद्योग, गुड़िया मनका उद्योग, ईंट उद्योग, हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं का उद्योग, मृद भांड उद्योग। ये सारे उद्योग इनके आर्थिक जीवन में सम्मिलित थे और ये हड़प्पा सभ्यता से पाए गए हैं। व्यापार, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत किस्म का था।
उद्योगों से बनी वस्तुएं विदेशी बाजार में बेची जाती थी, ये लोग निर्यात भी करते थे। और जब कोई भी चीज़ निर्यात की जाएगी तो उसको बनाने के लिए जो आइटम यूज़ किया जाएगा, कच्चे माल, उसको आयात करना पड़ता था। जो था चांदी एवं टिन अफ़गानिस्तान से आया था। तांबा राजस्थान एवं ओमान से लाते थे। सोना कल्लूर कर्नाटक से लेते थे। देवदार एवं शिलाजीत हिमालय पर्वत के क्षेत्र से, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से। लाजवर्द बदख्शां से। चर्ट पत्थर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। सेल खड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान। लाल रंग फारस की खाड़ी होरमुज से मिलता था। ये इनके आयात के मेन स्थल थे। अभी देखेंगे ये विदेशी व्यापार भी था। इनका व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट और फारस की खाड़ी स्थित देशों के साथ था। मेसोपोटामिया से हड़प्पाई व्यापारियों की बस्ती एवं मुद्रा मिलती है। मेसोपोटामिया में कुछ स्थान ऐसे मिले हैं जहां हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती बस्ती और उनकी मुद्राएं वहां पे पाई गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया में इनका विदेशी व्यापार काफ़ी उन्नत किस्म का था, बहुत उन्नति पर था। मेसोपोटामिया से प्राप्त अभिलेख जिसमें इसके बारे में लिखा गया है, दिलमुन बहरीन, मगन मकरान तट, वेलहट सैंधव के क्षेत्र से, मेलुआ बोलते हैं, मेलू सैंधव के क्षेत्र से पाया गया है। अभी देखिए आर्थिक जीवन इनका उन्नत होने की वजह से इनका व्यापार विदेशी व्यापार था, तो यातायात होना स्वाभाविक है। स्थल एवं जल मार्ग दोनों का उपयोग करते थे। स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी और जल मार्ग के लिए नाव एवं जलपोत का उपयोग करते थे। लोथल से 5 मिट्टी के नाव के मॉडल और एक गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड बोल सकते हैं जो मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड पर नाव का चित्र मिला है। अभी किसी भी आयात या निर्यात के लिए मापतौल की ज़रूरत है, तो अभी हम अगला देखेंगे मापतौल के लिए पत्थर के बाट उपयोग में लाए जाते थे। बड़े बाट 16 के गुणक में, जबकि छोटे बाट दून प्रणाली पर आधारित थे। अब आप हमें कमेंट में बताइए दून प्रणाली कौन सी होती थी, अगर आपने नहीं बताया है, और अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम अगले क्लास में दून प्रणाली आपको बताएंगे। ये मापतौल की प्रणाली से परिचित थे। कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना मिला है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है। हड़प्पा से तांबे का पैमाना मिला है। मोहनजोदड़ो से सीप का पैमाना मिला है। ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पैमाना किस जगह से मिला है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अगर आप ऑनलाइनर लिख रहे हैं। और अगर आपको ये पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन से जुड़े 5 लाइनें लिखिए, 10 लाइनें लिखिए, तो आप इसको पढ़ने के बाद बहुत आसानी से उसके जवाब दे सकते हैं। आगे देखेंगे सैंधव कला। 2500 से अधिक मुद्राएं मिली हैं। गुड़िया मनका बनाने के कारखानों में हज़ारों की संख्या में मनके मिले हैं। चंदुदड़ो एवं लेथल में इनका कारखाना था, वो हम पहले ही इसमें डिस्कस कर चुके हैं। मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिलते थे, इसमें अलंकृत मिट्टी के बर्तन थे, कुछ सादे मिट्टी के बर्तन थे, तो भिन्न भिन्न तरह के कलाएं थीं। मूर्ति कला में विश्वास रखते थे ये लोग। धातु मूर्ति बनाते थे, प्रस्तर मूर्तियाँ बनाते थे और मृण मूर्तियाँ भी बनाते थे। सैंधव लिपि, जैसा मैंने सबसे पहले बताया कि सैंधव लिपि में लेखन कला का ज्ञान था। यद्यपि वो पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन लेखन कला का इनको ज्ञान था। इसमें सामान्यतः 250 से 400 अक्षर प्रयुक्त होते थे। चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक लिपि थी। सर्वाधिक अंकन यू चिन्ह का था। ये कुछ इस तरह से उसका चिन्ह होता था, ये यू। ये कई बार उपयोग में किया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि इसका सत्य में स्पष्ट अर्थ क्या है। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्रूस्टोफेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता को ब्रूस्टोफेदन लिपि का ज्ञान था। सिंधु सभ्यता का विकास एवं तकनीकी सिंधु सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी। जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सैंधव वासियों ने किया। कताई बुनाई के लिए तुकये का प्रयोग करते थे। कताई बुनाई के लिए तकुए का प्रयोग करते थे। ये एक तरह से ऐसे रस्सी लगा होता था, एक लकड़ी का पार्ट होता था, उसमें ऐसे रस्सी से खींच के उसके ऊपर उसको उपयोग में लाया जाता था। प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था, हमने पहले भी बताया हुआ है। अब अंतिम इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। वैसे तो सिंधु सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं, लेकिन अलग अलग नगरों के विनाश का अलग अलग कारण भी हुआ है। सभी इतिहासकार या ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकार जिस तथ्य पर सहमत हुए हैं वो ऐसा मानते हैं कि मुख्य कारण भोगवा नदी में आई बाढ़ को माना जाता है कि भोगवा नदी में बाढ़ इतनी ज़्यादा आ गई थी जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हो गया।
आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। इतिहास की हमारी दूसरी कक्षा है, पहले में हमने प्राचीन भारत पढ़ा, अभी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरा चैप्टर हड़प्पा सभ्यता आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर होगा वैदिक काल। लगातार हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप हमारे साथ कमेंट में करके शेयर कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, और हम उसका उत्तर आपको अति शीघ्र देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली कक्षा में।